हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ चैप्टर में से एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है और बहुत ही इजी टॉपिक होता है ये। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या इसकी बेसिक थ्योरी है, फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे इसके। तो टाइम सीरीज़ देखो, चैप्टर हमारा टाइम सीरीज़ है। टाइम सीरीज़ की डेफिनेशन क्या होती है? अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और जो टाइम पीरियड होगा वो हमारा वो यूजुअली इक्वल इंटरवल्स में होगा। कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी के हमने कुछ डाटा ले लिया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ले लिया, मतलब जैसे अभी 2020 चल रहा है तो हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड ले रहे हैं, मतलब पिछले 10 साल ले रहे हैं। तो हमने स्पेशली वो 10 साल ही लिए हैं, इसलिए यहाँ पर उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड कह रहे हैं। या फिर हमने 20 साल ले लिया, तो कोई भी एक स्पेसिफिक पीरियड जो हमने लिया दैट इज जो भी टाइम इंटरवल हमने लिया वो एक स्पेसिफिक पीरियड हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने ईयर्स लिए 2010 से लेकर के 20 लिए। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये एक 10 ईयर्स का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया। ये 10 ईयर का स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो अब इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या होगा? हमें कुछ सेल दे रखी होगी, प्रोडक्शन दे रखा होगा। तो मान लेते हैं कि हमें प्रोडक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? हमें प्रोडक्शन दे रखा है। तो प्रोडक्शन ने मान लिया कि फॉर एग्जांपल पहले हमें फर्स्ट ईयर में 90 लाख या 90 करोड़ का हमें प्रोडक्शन दे रखा है। फिर 90 के बाद 100 दे रखा है, फिर 110 दे रखा है, फिर 120 दे रखा है, फिर 125 दे रखा है, फिर 120 दे रखा है, फिर से 130 हो गया, फिर उसके बाद 120 हो गया, फिर उसके बाद ये 115 हो गया, उसके बाद फिर ये अगेन 135 हो गया, और उसके बाद फिर ये 140 हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन इसकी सिर्फ इतनी सी है कि क्या डेफिनेशन है कि एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, ये ऑब्जर्वेशंस हो गई पूरी की पूरी, और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड था। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस हमें दे रखी है, दैट इज टाइम सीरीज। ठीक है, अच्छा अब इसका यूज क्या बेसिकली हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ग्राफ पे दिखाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये टाइम है और यहाँ पर हमने मान लिया ये प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। 2010 के अंदर मान लो, जैसे 2010 के अंदर नंबर कितना था? पहले 90 था, ये वाला फर्स्ट वाला। उसके बाद फिर ये 100 हुआ, नेक्स्ट 100 हुआ, मतलब यहाँ पे कहीं पे 2011 होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये 110 हुआ, फिर 110 के बाद 120 हुआ, फिर 125 हुआ, फिर 125 के बाद फिर से 120 हो गया, नीचे आ गए। फिर 120 के बाद 130 हो गया, फिर 130 के बाद 120 हो गए, फिर से नीचे आ गया यहाँ पे। फिर 120 के बाद फिर 115 हो गया और नीचे आ गए। फिर उसके बाद ये 135 हो गया इधर, फिर उसके बाद ये 140 हो गया। तो हम ये देखें कि जो इसकी लाइन जो जा रही है वो कैसे जा रही है। पहले ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद फिर से ये इंक्रीज होने लग गया ऐसे करके। तो बेसिकली हम देखें तो ये इस टाइम पीरियड के अंदर ये ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल इसकी डायरेक्शन जो दिखाई जा रही है, उस डायरेक्शन को हम यहाँ पे कहते हैं ट्रेंड, और यही ट्रेंड हमें इस चैप्टर के अंदर फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो बेसिकली टाइम सीरीज की डेफिनेशन क्या हुई? अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2010 से लेकर के 2020 तक का, और उसके साथ उसके जो कुछ डाटा होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगे, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे उन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो ये टाइम सीरीज होगी। इसका यूज़ क्या होता है? अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, यानी कि अल्टीमेट वो इंक्रीज हो रही है या वो डिक्रीज हो रही है। और इसी के बिहाफ पे हम फ्यूचर का कोई एक वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ को हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि 2021 में कितना प्रोडक्शन होगा। तो इस लाइन के आसपास होगा, ये जो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी इस लाइन के आसपास कहीं पर होगा प्रोडक्शन। हो सकता है वो 150 हो सकता है वो 140 हो सकता है वो 135 हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इस एरिया के आसपास ही होगा। ये एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम सीरीज की डेफिनेशन हमें क्लियर याद हो गई होगी, यहाँ पे मतलब क्लियर हो गई होगी। ओके, इसके बाद हमें देखना है मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, मतलब ये ट्रेंड निकालने के क्या मेथड्स होंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेंड क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी इसके अंदर कि ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है इसके अंदर ट्रेंड जो है, ट्रेंड के मेथड्स क्या होंगे, ट्रेंड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रेंड अभी बताया कि ट्रेंड बेसिकली क्या है। जैसे हम ये लाइन लेते हैं तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ पॉइंट्स जा रहे हैं, प्रोडक्शन जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जो ये डायरेक्शन दिखा रही है वो ट्रेंड दिखा रही है। तो इस ट्रेंड की एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, इस ट्रेंड की एक ट्रेंड इक्वेशन बनेगी। वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी होगी अलग अलग मेथड्स के अंदर, या वो वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक है, तो 4 मेथड हमारे पास इसके अंदर। फर्स्ट है इसमें फ्री हैंड मेथड,
ठीक है। सेकंड है इसके अंदर सेमी एवरेज मेथड, थर्ड है इसमें मूविंग एवरेज मेथड, फोर्थ है इसमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर साल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर हम दे सकते हैं मूविंग एवरेज मेथड को। तो बेसिकली 2 करने हैं, बाकी ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं बहुत ईजी हैं, कुछ बुक्स में दे भी रखे हैं ये वाले, तो इतने ईजी हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे। बाकी 2 ये वाले जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें करने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर देखते हैं हम इसमें। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या होगा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर हमें एक ट्रेंड इक्वेशन निकालनी होगी। हमें एक ट्रेंड इक्वेशन निकालनी होगी और वो ट्रेंड इक्वेशन क्या होगी, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स। ध्यान रखना है यहाँ पर ये वाई और ये एक्स जो हमें कैपिटल रखने हैं। अभी मैं इसके अंदर से मैं इस सी को हटा देता हूँ अभी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स, ठीक है। तो बेसिकली मतलब अभी ये a y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। ये होगा कैसे, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ इसका। y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल में 4 प्लस में 2x, इस तरीके से एक ट्रेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अभी मतलब हमें a और b निकालना होगा इसके अंदर। तो बेसिकली ट्रेंड इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स, और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि y इज इक्वल टू 4 प्लस में 2x ऐसे। तो मतलब हमें a और b फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे। अब ये a और b हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों हमें फाइंड करने होंगे, और जैसे हम इसको फाइंड कर लेंगे यहाँ पे रख देंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके 2 केसेस हैं। सबसे पहले केस 1 अगर हम देखें तो केस 1 के अंदर क्या है, केस 1 के अंदर क्या है, अगर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 आता है, अगर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 आता है तो ए क्या होगा, तो ए होगा हमारा सिग्मा वाई अपॉन में एन, और बी क्या होगा, बी होगा हमारा सिग्मा एक्स वाई अपॉन में, सॉरी ये स्मॉल में होगा, कैपिटल में होगा, ठीक है। बी क्या होगा हमारा सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर सिग्मा एक्स 0 होगा तब ए और बी की वैल्यू ये होगी। सेकंड केस है यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड केस में क्या होगा, अगर सिग्मा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो उस केस में हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे। 2 इक्वेशंस क्या होंगी हमारी, 2 इक्वेशन होंगी सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस में बी इंटू में सिग्मा एक्स, और दूसरी इक्वेशन होगी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू में सिग्मा एक्स प्लस बी इंटू में सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर x होगा, हमारे पास y होगा, तो हमें इस x का टोटल करना है सिग्मा एक्स, सॉरी तो हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जैसे रफली बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में देखेंगे एक हमारे पास जैसे कुछ x होगा हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास y हम निकालेंगे, या जो भी मतलब क्वेश्चन में आगे बताऊंगा मैं। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इस y का टोटल करेंगे हम, तो y का टोटल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे इस x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x y आएगा, उस x y का टोटल भी जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा x आ जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हमें a और b मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ए और बी मिल जाएगा। ऊपर वाले केस ए और बी मतलब 2 इक्वेशंस बनेंगे ए और बी की फॉर्म में, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ए और बी मिल जाएगा। ऊपर वाले केस में ए और बी डायरेक्टली मिल जाएगा, दोनों ही केसेस में ए और बी मिलेगा, वो ए और बी हम यहाँ पुट कर देंगे, इसमें हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन हमारी जो है क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आगे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम टाइम सीरीज का। ओके, इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, फिट a straight line train to the following data by the method of least square का यूज़ करके हमें एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉप फिट करनी है, एंड एस्टिमेट करना है एक फ्यूचर के लिए प्रॉफिट जो कि 2003 का होगा। आल्सो कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज, और सारे ईयर्स के लिए ट्रेंड वैल्यूज भी निकालनी है। सारी चीज़ें आगे समझ में आएंगी धीरे धीरे क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में ईयर दे रखा है 1994 से लेकर के 2000, और ये प्रॉफिट हमें दे रखा है। अब जो ये हमें ईयर्स दे रखे हैं उसको तो हम मान लेंगे यहाँ पे टी, और जो हमें सेकंड डाटा हमेशा दे रखा होगा प्रोडक्शन या प्रॉफिट या कुछ भी, उसको हमें मान लेना वाई, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक ट्रेंड इक्वेशन निकालनी है। ट्रेंड इक्वेशन क्या होगी, ट्रेंड इक्वेशन होगी हमारी y इज इक्वल टू, ट्रेंड इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स, ये मैंने आपको पीछे बताया अभी।
अभी ए और बी निकालने के लिए हमारे पास दो केसेस थे और वो दो केसेस डिपेंड करते हैं एक्स के ऊपर कि अगर x 0 आता है तो कौन सा केस अप्लाई होगा, अगर x 0 नहीं आता तो कौन सा केस अप्लाई होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें x निकालना होगा। और x क्या है? x है डेविएशन। x क्या है? x हमारा है डेविएशन। और डेविएशन किसका? ईयर्स का। इन ईयर्स का डेविएशन निकालना है हमें, यानी कि इन ईयर्स में से कोई एक ईयर जो है हमें अज्यूम करना है और वो इन सब में से माइनस करना है। अब वो ईयर कौन सा होगा? वो ईयर कोई भी हो सकता है। आप 1995 भी ले सकते हो, 1996 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, कोई भी एक ईयर लेकर के आप डेविएशन निकाल सकते हो। अच्छा, जनरली हम क्या करते हैं, मिडिल वाली वैल्यू को हम डेविएशन मान के अज्यूम करके और डेविएशन फाइंड आउट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि दो केसेस थे और दो केसेस में पहला केस जो था वो थोड़ा ज़्यादा ईजी था और उसमें क्या था, सिग्मा एक्स 0 आ रहा था। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा नंबर एज्यूम करें जिससे सिग्मा एक्स क्या हो, 0 आ जाए। ठीक है, मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, 1997 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, लेकिन हम एक ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे जिससे हमारा डेविएशन क्या हो, 0 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे लोवेस्ट ईयर और सबसे जो हाईएस्ट ईयर होगा उन दोनों का हमें करना एवरेज। इसका मतलब ये होगा कि 1994 प्लस 2000 का हमें करना है एवरेज, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3994 डिवाइड बाई 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1997 आएगा। ठीक है ना, 1997 हमारे पास जो है ये आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखो वैसे आप करते तब भी शायद यही होता, लेकिन फिलहाल ये आ रहा है, हो सकता है कभी कभी इससे मैच करे भी, कभी नहीं भी मैच करे। तो अभी हमारे पास जो अज्यूम करने वाला नंबर आ गया वो 1997 आ गया। मैं दोबारा सबको बता दूं, कोई भी नंबर इसमें से आप अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर दोनों केसेस में आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सिग्मा एक्स हमारा जो है वो 0 आ जाए। तो अगर सिग्मा एक्स में 0 लेकर के आना, तो अगर हम एवरेज करेंगे इस तरीके से लोवेस्ट और हाईएस्ट का, तो ऑटोमेटिकली ये 0 आएगा। ठीक है, तो अब इसका डेविएशन निकालते हैं। 1994 माइनस में 1997, तो हमारे पास कितना आ गया, -3। अगला 1995 माइनस में 1997, यानी कि हमारे पास आएगा कितना, -2। नेक्स्ट ऐसे -1, फिर 0, 1, 2 एंड 3। अब अगर इसका टोटल देखें तो हमारे पास इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 0। तो बस यही हमें चाहिए था। इसका टोटल कितना आ गया, 0। तो सिग्मा एक्स अगर 0 आ गया तो हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी सिग्मा वाई अपॉन में एन, और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये जो रिक्वायर्ड हमारे पास 4 कंपोनेंट हमें चाहिए, ये हमें टेबल से निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ ईयर यहाँ पे 7 है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सिग्मा वाई चाहिए हमें, यानी कि इस वाई का टोटल चाहिए। तो इस वाई का टोटल अगर हम करेंगे तो इस वाई का टोटल आएगा 532। ठीक है, तो चीज़ आ गई है, हम रख के निकाल सकते हैं अभी या बाद में निकाल लेंगे। सिग्मा वाई हमारे पास आ गया 532 और एन कितना है, 7। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 76। ठीक है, अच्छा अब हमें चाहिए दो चीज़ें, एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम इस एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं। हमने इस एक्स का स्क्वायर किया तो -3 का जब स्क्वायर करेंगे +9 +4, ठीक है, 1 0 1 4 9। तो हमारे पास सिग्मा कैपिटल एक्स का स्क्वायर आ गया, कितना आएगा हमारे पास, 9 और 1 10 4 14 और 14 28 हो जाएंगे, हमारे पास 28 आ गया। इसके बाद हमें चाहिए एक्स वाई, यानी कि इस एक्स का और इस वाई का हमें प्रोडक्ट करना है। तो अगर हम इस एक्स और वाई का प्रोडक्ट करते हैं तो हम देंगे 16 × -3 दैट इज़ -180। इसके बाद इसको करेंगे तो -144। नेक्स्ट हम करेंगे तो 75 × -1 दैट इज़ -75। इसके बाद 65 × 0 दैट इज़ 0, 80 × 1 80, 85 × 2 यानी कि 170, 95 × 3 दैट मीन्स 285। ठीक है, नेगेटिव वाले आपस में प्लस होंगे, पॉजिटिव वाले आपस में प्लस होंगे। उसके बाद इसका जो टोटल करेंगे वो टोटल हमारे पास सिग्मा एक्स वाई आ गया, इसका सिग्मा एक्स वाई आएगा 136। तो बेसिकली बी हमारे पास आ गया 136 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 28, और इस 28 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4.86, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पर हमारा कंसेप्ट हो गया, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, थोड़ा सा बाकी अभी क्वेश्चन ये मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि हमारे पास हमें ईयर्स दे रखे हैं, टाइम, और मैं प्रॉफिट दे रखा था, साथ में इसको हमने वाई मान लिया। उसके बाद एक्स निकाला, एक्स हमने कैसे निकाला, एक्स होता है टी माइनस ए क्या होगा इसमें से जूम करना हमें। ठीक है, तो हमने लोवेस्ट और हाईएस्ट ईयर का एवरेज किया तो हमारे पास आ गया ये 1997 में से हमने सबको इन सब में से 1997 माइनस करा, एक्स आ गया। इस एक्स का स्क्वायर किया हमने और एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करा,
एक्स का स्क्वायर किया और एक्स वाई का मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, टोटल आ गया, सारी चीज़ इसके अंदर रखी, हमारे पास ए और बी आ गया। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन जो थी वो हमारी वो कंप्लीट हो गई। इक्वेशन हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 76 यानी कि a प्लस में 4.86x, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। ओके, सारी हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई हमारे पास यहाँ पर ये वाली। अब इस इक्वेशन के बेस पे हमें सारी ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो हम ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं। अब हमें पता है कि हमें पता है कि हमारे पास वाई सी की वैल्यू आ गई। वाई सी की वैल्यू है हमारे पास 76 प्लस में हमारे पास वाई की वैल्यू आई, वाई सी मतलब वाई इज इक्वल टू 76 प्लस में 4.82x, ठीक है ना। सॉरी 82 नहीं 86 आई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा सी होता है और सी का मतलब कांस्टेंट होता है, वो ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें क्या करना है, इन सारे ईयर्स के लिए यहाँ पर एक वाई सी की वैल्यू निकालनी है सभी ईयर्स के लिए। तो अगर हम देखें जैसे इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास वाई सी इज इक्वल टू 76 प्लस में 4.86x है, ठीक है ना, 4.86x है। तो हमें देखना है कि हर एक ईयर के अंदर मतलब 1994 के अंदर x की वैल्यू कितनी है, -3 हमें वहाँ पे रखना होगा। इसका मतलब 19 पहली वैल्यू थी हमारे पास 1994 के अंदर x की वैल्यू कितनी है, -3। तो हमने यहाँ पे रखा 1994 x की वैल्यू कितनी, -3। तो 76 प्लस में 4.86 -3, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा हमारे पास 76 और ये नेगेटिव आएगा, दोनों प्लस में से माइनस होकर के आएगा 61.42। नेक्स्ट हम निकालेंगे 1995 के लिए। 1995 के अंदर x कितना है, -2। तो ये रखना है हमें यहाँ पे 1995 के अंदर 76 प्लस में 4.86 एंड -2, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 66.28। फिर ऐसे हम तीसरा निकालेंगे इसके अंदर 1996 के अंदर x कितना, -1, वो वहाँ पे हमें पुट करना है। तो 1996 में x की वैल्यू रखनी है हमें कितनी, 4.86, दैट इज़ -1। तो हमारे पास आएगा इसमें माइनस करके 71.14। फिर ऐसे नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर 1997 के लिए। 1997 के अंदर x की वैल्यू कितनी है, 1997 के अंदर x की वैल्यू है 0, तो हमारे पास आ जाएगा 76। और ऐसे बाकी सारे निकालेंगे, फिर 98 निकालेंगे, 99 निकालेंगे और 2000 का निकालेंगे। सारे निकाल करके हमें यहाँ पर रखने हैं इसके अंदर वाई सी। तो पहला हमारे पास आया था 61.42, अगला हमारे पास आया 66.28 और अगला हमारे पास आया 71.14 और नेक्स्ट हमारे पास आया 76। अब हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये लगातार जो वैल्यूज़ इसमें जो चेंजेस हो रही होगी ना, वो यही चेंजेस हो रही होगी जो बी की वैल्यू आएगी। मतलब इन सब के अंदर 4.86 इंक्रीज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हम निकालेंगे वो भी हम 4.86 इसमें ऐड कर देंगे, तो 76 प्लस 4 हो जाएगा 80, यानी कि 80.86, ठीक है। अगला हो जाएगा ऐसे इसमें ऐड करेंगे तो 85.72 और अगला हो जाएगा ऐड करते हैं 90.58। ये हमारे पास सारी की सारी ट्रेंड वैल्यूज आ गई सारे ईयर्स के लिए, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा, इसके अंदर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने ये ट्रेंड इक्वेशन निकाल दी इसकी, ये ट्रेंड इक्वेशन निकाल दी हमने y इज इक्वल टू, इसको हम वाई सी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम वाई सी लिख सकते हैं। पीछे मैंने आपको बताया सी का कोई लॉजिक नहीं था इसलिए पहले नहीं बताया मैंने। वाई सी इज इक्वल टू 76 प्लस में 4.86x, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेंड इक्वेशन भी निकाल दी, ट्रेंड वैल्यूज भी सारे निकाल दी। अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, उसने क्या रखा है, बट एस्टिमेट द लाइकली प्रॉफिट फॉर द ईयर 2003। अब हमें ये देखना है कि जैसे हमने 1994 के अंदर हमने लाइकली प्रॉफिट निकाला 61.42, 1995 के अंदर हमने निकाला 66.28, 96 के अंदर निकाला 71.14, 97 में निकाला जो भी है 76 आया, 97 में निकाला 76, ठीक है। तो ये सारे में निकाला। ऐसे ही वो कह रहा है कि इसके बाद जो आगे जाकर के 2003 आएगा उसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो जिस तरीके से हमने इन सब का निकाला उसी तरीके से हमें 2003 का भी निकालना। इन सभी ईयर्स के लिए हमने जब भी ये ट्रेंड निकाला, वाई से निकाला, तो हमें किस चीज़ की जरूरत थी, हमें एक्स की जरूरत थी। और एक्स कहाँ से निकला था, जब हमने इन सब में से 1997 को माइनस किया था। 2000 में से हमने 1997 माइनस किया तो 3 आया, तो 3 हमने इक्वेशन रखा, ये आंसर आ गया। तो अभी भी वैसे ही करना है। 2003 में कैसे निकलेगा, 2003 का कैसे निकलेगा, 2003 में से हम माइनस करेंगे कितना, 1997,
तो हमारे पास 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6, और ये 6 उठा के हमने इस इक्वेशन में रखना, हमारे पास एस्टिमेशन वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो वही करना हमें पता है yc इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, yc इज इक्वल टू था हमारे पास 76 प्लस में 4.86x, और हमें निकालना है 2003 के लिए। तो 2003 के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 2003 माइनस में 1997, तो हमारे पास आ गया 6 उठा के हमने इसके अंदर रख देना। तो 2003 के अंदर ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी हमारी 76 प्लस में 4.86 और इंटू में यहाँ पे आएगा 6, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 105.16, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसके अंदर चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं और बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एनुअल इंक्रीमेंट, व्हाट इज द एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब ये जो इनमें एनुअली इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसमें एनुअल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, हम देख सकते हैं हर बार कितना बढ़ रहा है, हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है 4.86, और 4.86 क्या था, वो भी ही था। इसका मतलब ये हुआ कि एनुअल इंक्रीमेंट या चेंज जो होता है, एनुअल चेंज जो होता है वो बी ही होता है। तो अभी अगर मैं कहूँ तो 4.86 का चेंज था। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज दे रखी हैं वो लैक्स में दे रखी हैं, लैक्स में दे रखी है ना ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास आया वो 4.86 लाख हो गया। ठीक है, तो एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा इसका 4.86, और ये हमने सारी वैल्यूज के अंदर निकाल दी, ट्रेंड वैल्यू निकाल दी। मैंने आपको पहला कंसेप्ट बता दिया इसके अंदर, बाकी कंसेप्ट मैं सेकंड दे दूँगा। फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, लिखना भी नहीं आ रहा इसके अंदर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इस क्वेश्चन को एक दो बार कर लेना आप लोग। ओके।